देखो भाई, आज हमारा टॉपिक पेप्टिक अल्सर जीआईटी में आने वाली बीमारी है। कल हमने रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस के बारे में पढ़ाई थी। आज पेप्टिक अल्सर पे चलते हैं। ठीक, इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ये पेप्टिक अल्सर इज ए सोर का मतलब कह सकते हैं घाव टाइप की, मान लो, ठीक है ना, और होल, ये छेद समझ लो, दैट जो कि फॉर्म्स इन द किस में बनते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो हमारी खाने की थैली है उसकी जो सबसे अंदर की लाइनिंग है उसमें बनते हैं ये, ठीक है ना। क्या बनते हैं? होल, या तो उसकी दीवार में छोटे छोटे छेद से हो जाएंगे, या कट टाइप के मान लो, या छोटे छोटे घाव समझ लो। ठीक, आगे लिख रहा, और या द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि ड्यूडेनम, मतलब छोटी आंत के या तो शुरुआती वाले भाग में भी ये बन सकते हैं, या खाने की थैली में बन सकते हैं। देखो यहाँ लिख भी रहा, आंत के छोटे सबसे पहले भाग को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जहाँ पे स्टमक और छोटी आंत आपस में जुड़ते हैं उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा, कोज्ड बाई इरोजन ड्यू टू स्टमक एसिड, ये किससे होते हैं? ये इरोजन ड्यू टू स्टमक एसिड, जो स्टमक में एसिड बनना है उसकी वजह से क्या इरोजन होता है। इरोजन का मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे सड़ना या गलना, उसको बोलते हैं इरोजन। तो जो खाने की थैली है उसमें ये आंत के ऊपर वाले भाग में इरोजन होने लगता है, ठीक है ना। इरोजन का मतलब धीरे धीरे उसमें किसी चीज़ में सड़न गलन सी होने लगेगी तो क्या है, उसको इरोजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसके टाइप्स पे। पेप्टिक अल्सर के कितने टाइप होते हैं? तो दो होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब अभी जो 2-4-8 दिन से तुम्हें हुआ हो, दिक्कत हो रही हो पेप्टिक अल्सर की। क्रोनिक जो पिछले 1-2-4-6 महीना से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, तो उसको वो आएगी क्रोनिक में। तो एक्यूट में देख लेते हैं। एक्यूट अल्सर इज ए सुपरफिशियल इरोजन ऑफ जीआई म्यूकोसा विद एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट अल्सर क्या है? सुपरफिशियल इरोजन है, मतलब ये जो है खाने की थैली जो है, ये छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ड्यूडेनम, उसमें क्या है, उसकी म्यूकोसा की सुपरफिशियल जो वाल है उसके अंदर होता है। वो भी क्या, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब अभी पिछले 2-4-8 दिनों से ये दिक्कत मरीज को महसूस हुई है। और जो उसकी दीवार है स्टमक की या छोटी आंत की, उसके सिर्फ अंदर वाली परत में ये दिक्कत है, ठीक है ना कि ऐसे नहीं कि बहुत अंदर तक घुस गई हो। ऐसे बोलो तो जो अंदर की म्यूकोसा सिर्फ उसी में जख्म टाइप के मान लो, ठीक, वो 2-3 लेयर की बनी हुई होती है आंत, तो उसकी सबसे बाहरी वाली परत में, ये बीच वाली परत में ये जख्म नहीं पहुंचते, ठीक। अब आगे चलते हैं। इट हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कैन बी ट्रीटेड। ये क्या है? ये बीमारी थोड़े दिनों के लिए रहती है और क्या आराम से ये ठीक हो जाती है, दवाई वगैरह लेती है। अब आगे जाओ क्रोनिक अल्सर। क्रोनिक अल्सर हैज़ ए प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। ये क्या है? ये एक लंबे समय तक चलने वाली क्या बीमारी है। एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली, और ये क्या आसानी से ठीक नहीं हो पाती है। द इरोजन थ्रू द म्यूकोसा मस्कुलर वाल इज़ द मेन साइन ऑफ क्रोनिक अल्सर। इसमें कह रहा है द इरोजन जो है वो थ्रू द मस्कुलर वाल इज़ द मेन साइन ऑफ क्रोनिक अल्सर। जो मस्कुलर वाल है, ठीक है, स्टमक की या ड्यूडेनम की, तो उसमें क्या है, उस जो इरोजन होएगा, ठीक है ना, ये उसका मेन साइन है किसका? क्रोनिक अल्सर का, ठीक है ना। इसमें क्या थी? इसमें थी म्यूकोसा। इसमें जो सबसे अंदर की परत है उसमें घाव थी सिर्फ। इसमें मस्कुलर वाल तक भी क्या है, इरोजन होगा, ठीक है ना। मतलब जो खाने की नली है, ये थैली एक पाइप टाइप की है, वो पाइप मान लो 3 लेयर का बना है या 2 का बना, तो ये तो सिर्फ अंदर वाली लेयर तक प्रभावित करेगा।
ये हो सकता है बीच वाली जो लेयर है उस तक भी क्या है नुकसान पहुंचा सकता है। क्लासिफिकेशन, वैसे टाइप और क्लासिफिकेशन कुछ एक ही तरह होते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्या है। एक तो गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या डेवलप इन द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, ये म्यूकोसा लाइनिंग में होता है, खाने की थैली में। ड्यूडेनम ये है डेवलप इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत के ऊपर वाले भाग में, सबसे पहले भाग में होता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। इट अकाउंट अबाउट 80% ऑफ ऑल पेप्टिक अल्सर, ज़्यादातर जो पेप्टिक अल्सर के केस होते हैं वो छोटी आंत के ऊपर वाले भाग के होते हैं। इटियोलॉजी और स्पेक्ट्रम में देख लें, मतलब कोजिज समझ लो इसको, कोजिज मतलब कारण क्या है इसको होने के। तो सबसे पहले एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये है मेजर कोज है। NSAID जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, ये सब NSA में आती हैं। ये बोला दीज आल्सो कैन इरिटेट द स्टोमच लाइनिंग, ये भी क्या इरिटेट कर सकते हैं स्टोमच की लाइन को। वीक इम्यून सिस्टम, तुम्हारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो भी हो सकता है। स्मोकिंग, एल्कोहल, देखो भाई अब आ जाओ स्मोकिंग पे। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, जेनेटिक एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशन आर एडिशनल रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये भी क्या है रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग मतलब कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं या टेंशन में, या जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स, क्लासिफिकेशन। अब आ जाएंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। इसमें बर्निंग स्टमक पेन, मतलब सीने में जैसे जलन जैसी महसूस होगी तुम्हें खाने की थैली के आसपास, ऊपर भी हो सकती है थोड़ी, पर यहाँ पे तो होगी, दर्द भी होगा। इनडाइजेशन, जो तुम्हारा खाना है वो सही से नहीं पचेगा। नोजिया, जीभ में चलावेगा तुम्हारा। ब्लोटिंग, पेट है वो फूला फूला से रहेगा। ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल में अल्सर है तो पेन अकर्स 2 से 4 आवर्स आफ्टर मील। अगर ड्यूडेनम में अल्सर है तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 घंटे बाद खाना खाने के दर्द होगा। एंड मिड मॉर्निंग, सुबह को दर्द होगा मिड मॉर्निंग में। एक है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब जो तुम्हारा वजन है वो धीरे धीरे कम हो। वोमिटिंग ब्लड, मतलब खून की उल्टी भी आ सकती है इन सीवियर केस। डिस्कम्फर्ट एंड फटीग, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा और थकान होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखें तो क्या क्या कराने पड़ा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर वो हिस्ट्री लेंगे पूरी, कब से बीमारी, क्या क्या लक्षण लग रहे हैं तुम्हें, और वो खुद भी कुछ चेक कर सकते हैं। एंडोस्कोपी, मुँह में नली डाल के होती है, जैसे कोलोनोस्कोपी होती है, रेक्टम में को कैमरा डाल के मशीन के द्वारा देखते हैं, सेम वैसी ये लिख भी रहे देखो। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द अल्सर। नंबर 2 पे बेरियम स्वेलो, इसमें बेरियम मतलब कुछ दवाई वगैरह होती है, उसको पिलाते हैं पानी में घोल के, शायद उससे जो है आंत और खाने की नली जो है वो क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाती है। फिर एक्सरे में उसको देखते हैं कि कितने जख्म। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, एक्सरे इमेजिंग आफ्टर स्वेलिंग ए बेरियम सॉल्यूशन। देखो लिखना है ना, बेरियम सॉल्यूशन मरीज को पिला देंगे, उससे जो खाने की थैली वगैरह है, इंटेस्टाइन का जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिससे एक्सरे में हम आँख को सही से देख सकते हैं। आगे है ब्लड स्टूल और ब्रीथ टेस्ट टू डिटेक्ट एच पाइलोरी। कुछ ब्लड से रिलेटेड टेस्ट कराएंगे या स्टूल टेस्ट करा सकते हैं। ब्रीथ टेस्ट, सांस लेने से रिलेटेड भी कोई टेस्ट करा सकते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए, एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए। बायोप्सी ऑफ अल्सर टिश्यू, अगर जो कुछ उन्हें कैंसर के लक्षण लगे तो क्या है बायोप्सी भी करा सकते हैं। अब आ जाओ मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब ये बीमारी तो हो गई, अब इसको ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो स्टमक में प्रोटोन पंप लगे हैं
जो एसिड ज़्यादा बना रहे हैं उसको कम करने की दवाई देते हैं डॉक्टर, उनको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब रोकने वाले, प्रोटॉन पंप को मतलब प्रोटॉन पंप जो पंप लगा है स्टमक में उसको रोकने वाली दवाएं देंगे। रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो प्रोटॉन पंप है वो क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और इनको रोकने की दवाई दे देंगे तो उन्हें बोल रहे हैं इनहिबिटर। आगे बोलो सच एज पेंटोप्रोजोल और क्या है ओमेप्राजोल। तुमने देखी होगी जब भी डॉक्टर से हम दवाई लेके आते हैं, बड़े डॉक्टर अच्छे से या छोटे से भी, तो ये कैप्सूल जरूर रखते हैं गैस का। वही क्या है, एक तरीके से वो PPI है, ठीक है ना। पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल के नाम से देख लेना, तुम कभी भी उसमें लिखा हुआ जरूर मिलेगा प्रेस्क्रिप्शन में। आगे है एंटीबायोटिक फॉर एच पाइलोरिक रेडिकेशन सच एज एमोक्सिसिलिन। जो एंटीबायोटिक्स देंगे किसके लिए, एच पाइलोरिक को क्या इरेडिकेशन के लिए, इसको मारने के लिए या कुछ भी समझ लो, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है, ये क्या एक एंटीबायोटिक है, इसको रखते हैं। एंटी एसिड को मतलब एसिड के खिलाफ काम करने वाली दवा, ये H2 ब्लॉकर भी बोल सकते हैं उसको। इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेंगे, जैसे दर्द है तो दर्द में आराम मिलेगा, जलन है तो जलन में आराम मिलेगा। सच एज रेनिटिडिन क्या है, H2 ब्लॉकर दवाई, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं और क्या है। अब आगे आ जाओ जी, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। इसमें क्या है, हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग सच एज मीसोप्रोस्टोल। हेल्प करेंगे किसमें, प्रोटेक्ट करेंगे, मदद करेंगे किसको, प्रोटेक्ट करने में, द लाइनिंग सच एज मीसोप्रोस्टोल। जो मीसोप्रोस्टोल है ये किसको करेगी, जो स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है म्यूकोसा की, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंजेस, अवॉइडिंग NSAID। अगर तुम NSAID वाली कोई टैबलेट मेडिसिन चल रही तो उसको रोको या बहुत कम खाओ, स्मोकिंग छोड़ दो बिल्कुल, और रिड्यूसिंग एल्कोहल, शराब छोड़ दो पीनी। मैनेजिंग स्ट्रेस, और टेंशन मत लो, और स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं, वो तो होगी मेडिकल दवाइयों से ठीक करने के बाद, सर्जिकल मैनेजमेंट। अल्सर रिसेक्शन, इसमें क्या है, इन सीवियर केसेस और कॉम्प्लिकेशन। अल्सर का रिसेक्शन करते हैं किसमें, सीवियर केस में या कॉम्प्लिकेशन में, ज़्यादा सीरियस केस पर। अब आ गया बेजोटोमी। इसमें क्या है, कटिंग द वैगस नर्व को काट देंगे इसमें, टू रिड्यूस एंड सेक्रेशन। जो क्या, जिससे क्या हो जाएगा, जो एसिड का सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब कम होना, एंड सेक्रेशन, और सेक्रेशन जो कम होगा किसका, एसिड का, ऐसा हो सकता है इसका। अब आ जाओ पाइलोरोप्लास्टी, वाइडनिंग द ओपनिंग बिटवीन स्टोमच एंड ड्यूडेनम। इसमें क्या है, जो पाइलोरिक मसल है वो क्या है, चौड़ी हो जाएगी, ओपनिंग पाइलोरिक मसल की ओपनिंग चौड़ी हो जाएगी, जिसके बीच में स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में जो ये लगी रहती है। अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी मैंने इस पर बना रखी, तुम देखनी चाहते हो कैसी दिखती है ये पाइलोरिक मसल तो देख सकते हो अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन। ये बीमारी है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होगी। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कैन लीड टू एनीमिया। अगर मान लो खून बहता रहेगा खाने की थैली में तो क्या एनीमिया हो सकता है, फिर हेमरेज भी हो सकता है। परफोरेशन, अल्सर इरोड्स थ्रू द स्टोमच और इंटेस्टिनल वाल्व लीडिंग टू ए मेडिकल इमरजेंसी। जब बहुत दिन तक तुम्हारी खाने की नली में अल्सर बन जाएगा, मतलब इरेडिकेशन होता रहेगा, तो क्या है, स्टोमच में खाने की थैली में या छोटी आंत के ऊपर वाले भाग में क्या छेद हो जाएगा, मतलब परफोरेशन हो जाएगा, ठीक, जिससे क्या है फिर तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़े। ओब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट होना, आंतों में रुकावट हो जाएगी तुम्हारी, मतलब आंतें जो तुम्हारी फिर क्या फूल जाएंगी, जो खाते रहोगे
पोटी आने की नहीं तुम्हारी तो खुश सोचो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा फिर उस कंडीशन। वही बात यहाँ पर लिखी है, ये लिख रहा है स्वेलिंग एंड स्कैरिंग में कोज ब्लॉकेज। स्वेलिंग और स्कैरिंग की वजह से क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी किसमें, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब छोटी आंत में या बड़ी आंत में या ड्यूडेनम में हो जाएगी। हो सकता है छोटी आंत बड़ी आंत सब में हो जाए एक साथ। अगर लिख रहा इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोमक कैंसर, इससे क्या है स्टोमक में होने वाले कैंसर के रिस्क जो है बढ़ जाएगा। अगर लिख रहा पार्टिकुलरली विथ लॉन्ग स्टैंडिंग एज पाइलोरिक इन्फेक्शन, ये कब हो जाएगा, जब बहुत समय तक क्या पाइलोरिक मसल में इन्फेक्शन बना रहेगा, तब स्टमक में कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब वीडियो पर देख कॉम्प्लिकेशन पढ़ ली, सर्जिकल मैनेजमेंट देख ली, इंट्रोडक्शन देख ली, टाइप्स देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्हीं को सिम्टम्स भी लिख सकते हो, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल मैनेज, इतनी चीज़ देख ली। ठीक, अब वीडियो पे हम बंद करते हैं। मेरे चैनल पे यार सब्सक्राइब कर देगा, तुमसे हाथ जोड़ कर मेहरबानी। आपके बात करेंगे गैस्ट्राइटिस की टॉपिक। ठीक।